हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई व परीक्षा की तैयारी पूरे जोश और लगन के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज मैं आप सभी के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। सेट नंबर है 33। बीच में सेट नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसका मुख्य वजह था समय की किल्लत कहिए या फिर कुछ अन्य कार्यों में थोड़ा समय व्यस्त हो गया था। लेकिन अब फिर से कोशिश रहेगी कि आप सभी के लिए लगातार महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को सेट लेकर आता रहूं, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए, समय को गंवाएं बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेट 33। सब्जेक्ट रहेगा हमारा ज्योग्राफी, भूगोल, है ना। ये बीपीएससी तैयारी जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उनके लिए ये सेट है, सेट नंबर 33। इससे पहले 32 सेट करवा रखें, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ फाइल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, मांडवी सागर तट खालिस्तान में स्थित है। विकल्प में है गुजरात, उड़ीसा, केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है गुजरात, उड़ीसा, केरल, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है गुजरात। याद रखिएगा, मांडवी सागर तट गुजरात में स्थित है। मांडवी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध समुद्रीय तटीय नगर है और ये अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही है। चलिए अगला सवाल है, उज्जैन खालिस्तान नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। शिप्रा, भागीरथी, इंद्रावती, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल सिंपल सा है, बताना है कि उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। विकल्प में दिया हुआ शिप्रा नदी, भागीरथी नदी, इंद्रावती नदी या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है शिप्रा या फिर क्षिप्रा, जो आप कहिए। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही होगा। उज्जैन मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित एक प्राचीन एवं धार्मिक नगर है और ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, कुंभ मेला तथा प्राचीन काल में शून्य देशांतर के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बाकी भागीरथी जो है ना, ये उत्तराखंड की प्रमुख नदी है और इंद्रावती भी ये देखेंगे तो झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र की ये प्रमुख नदी है इंद्रावती। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बताना है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विकल्प में है 22 मार्च, 20 अगस्त, 24 जनवरी, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 22 मार्च। विकल्प नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1993 से की गई थी, याद रखना है। ठीक है ना। बाकी 24 जनवरी को याद रखिएगा, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कृष्णा, स्वर्णरेखा, तापी, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। विकल्प में है कृष्णा, स्वर्णरेखा, तापी, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है तापी नदी। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, काकरापार सिंचाई परियोजना, काकरापार बांध जो है ना, ये तापी नदी या तो इसे ताप्ती नदी भी कहते हैं, यहीं पर स्थित है ताप्ती नदी पर। विकल्प नंबर सी सही होगा और ये गुजरात के सूरत क्षेत्र के निकट में स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई तथा जल आपूर्ति है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें कृष्णा के बारे में, तो ये दक्षिण भारत की ये प्रमुख नदी है। स्वर्णरेखा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ये नदी है। ठीक है, वैसे स्वर्णरेखा ये झारखंड से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है स्वर्णरेखा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके लिए, पंजाब हिमालय खालिस्तान नदियों के मध्य स्थित है। सतलज और काली, सिंधु और सतलज, तीस्ता और दिहांग, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कई बार इस सवाल को हम बता चुके हैं,
आज आपका ये जो क्लास है ना, समझिए तो रिवीजन क्लास है। ये जो आज हमने सवाल लिया है, कहीं ना किसी सेट में हमने सभी प्रश्नों को ले रखा है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो नए होंगे, लेकिन ये लगभग क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए रिवीजन की तरह होगा। ठीक है, जो बात है वो क्लियर मैं बता देता हूँ पहले ही, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर कि पुराना क्वेश्चन उठा के लेकर के आए हैं आज। चलिए, इसका सही उत्तर है सिंधु और पंजाब। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी सही हो जाएगा, सिंधु और पंजाब, है ना। इसके लिए हमने क्या बता रखा था, एक ट्रिक था ना इसके लिए, क्या था वो, फिर से जल्दी से मैं यहाँ पे रिमाइंड करवा दूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे याद रखना है सबसे पहला सिंधु और सतलज। सबसे पहले याद रखिए सिंधु, फिर सतलज, सिंधु सतलज, फिर काली। क्रम से ही याद रखिए ये, है ना, क्रम से याद रखिएगा, आसान रहेगा याद करना। काली, तीस्ता और फिर दिहांग, इस तरीके से याद रखेंगे ना तो सिंपल हो जाएगा याद करना। कैसे, देखिए सिंधु और सतलज के बीच में जो नदी निकलती है ना उसे कहते हैं, सॉरी, सिंधु और सतलज, ठीक है। ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो है ना उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है, जबकि सतलज और काली के बीच में जो है उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं असम हिमालय। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो पूछा है पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, तो ये सिंधु और सतलज के बीच में स्थित, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सतलज काली पूछे तो कुमाऊं होगा, काली तीस्ता पूछे तो नेपाल होगा, तीस्ता दिहांग पूछे तो असम हिमालय होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, पहला विकल्प देखिए, जमुई क्षेत्र में स्वर्ण भंडार की चर्चा होती है, मुंगेर में पाइराइट पाया जाता है, रोहतास यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त में से अधिक कथन सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा है कौन सा असत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या कह रहा है। पहला विकल्प में है कि जमुई क्षेत्र में स्वर्ण भंडार की चर्चा होती है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सोना पाया जाता है ना, तो ये विकल्प सही है। बी विकल्प में देखिए, मुंगेर में पाइराइट पाया जाता है, ये भी कथन सही है, बिहार के मुंगेर जिला में पाइराइट खनिज पाया जाता है, तो ये कथन सही है। और सी जो विकल्प दे रखा है, रोहतास यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ना, ये कथन गलत है। ठीक है, रोहतास यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध नहीं है। भारत में प्रमुख यूरेनियम भंडार मुख्यतः जादूगोड़ा झारखंड में जो है, आंध्र प्रदेश राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, तो यहाँ पे सही आंसर लेके चलते हैं सी विकल्प। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सवाल थोड़ा सा ऊपर चला गया है। सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ये बताना है। ठीक है, देखिए पहला विकल्प में है कि FSI का पूरा नाम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय देहरादून में है, यह वन संसाधनों के आकलन से जुड़ा हुआ है। और उपयुक्त में से अधिक कथन सत्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो विकल्प दे रखा है, क्या कह रहा है, FSI का पूरा नाम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, बिल्कुल ये विकल्प सही है, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI का पूरा रूप है ये। बी विकल्प, इसका मुख्यालय देहरादून में है, ये भी सही है। और ये वन संसाधनों के आकलन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, ये वन संसाधनों का आकलन करता है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो तीनों विकल्प सही है, सत्य है, तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे एक विकल्प छूट गया है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना है, यहाँ पे विकल्प जो है छूट गया है, कान्हा देखेंगे ना तो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे विकल्प नंबर ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक, सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, और यही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताना है कि कोलेरू झील जो है ना ये किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है और ये एक मीठे पानी का झील है ना। और ये आंध्र प्रदेश के एलुरु और कृष्णा जिलों के बीच में स्थित है। इतना डिटेल्स तो नहीं पूछेगा, बट आपको याद रखना है कि ये रामसर स्थल भी है, ठीक है। और कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये जरूर पूछेगा कि कोलेरू झील जो है ना ये मीठे पानी का झील है या फिर खारे पानी का झील है, तो ये मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा, ठीक है। और केरल में देखेंगे तो यहाँ पे एक वेवनाड झील प्रसिद्ध है ना। और तमिलनाडु में देखेंगे तो एक पुलिकट झील यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताना है अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर, यहाँ पे देखेंगे तो डी सही हो जाएगा, है ना। अनंतगिरी पहाड़ियाँ आप देखेंगे तो ये तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, मतलब कि दोनों राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनंतगिरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है, डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के संदर्भ में सही है? ठीक है ना, बताना है कि कौन सा विकल्प जो है बिहार के संदर्भ में सही है। पहला दिया हुआ है विकल्प में राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी कोयल है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही विकल्प है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहला विकल्प दे रखा है राजकीय वृक्ष पीपल है, ये तो विकल्प बिल्कुल सही है, सबको पता होना चाहिए। राजकीय पुष्प गेंदा नहीं है, कचनार है। क्या है? कचनार होगा इसका सही उत्तर, तो ये विकल्प गलत दिख रहा है। और राजकीय पक्षी आप देखेंगे तो कोयल नहीं है, गोरैया है, ठीक है। तो ये भी विकल्प यहाँ पे गलत है। गोरैया आप देखेंगे तो ये बिहार का राजकीय पक्षी है, कोयल जो है ना ये झारखंड का राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे क्या सही होने वाला है? विकल्प नंबर ए सही होने वाला है सिर्फ, बाकी बी और सी यहाँ पे गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? ठीक है ना, कितना है ये आपको बताना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, पहला विकल्प में है 10,40,99,452, बी विकल्प में है 10,41,99,452 और सी विकल्प में है 10,40,79,452। उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर ए, ठीक है ना, 10,40,99,452, ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के संदर्भ में सही है? पहला विकल्प में है बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है, बिहार का लिंगानुपात 918 है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखिए, पहला विकल्प में है बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। बी विकल्प में है बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है, ये भी सही है ना। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। और बिहार का लिंगानुपात 918 है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो कितना सही हो जाएगा? डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब बताना है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना, रोहतास, शिवहर। उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर होगा शिवहर। ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। ठीक है, जहाँ पे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे जनसंख्या 1880 यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा कैमूर है। ठीक है, कैमूर ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बिहार का, जहाँ पे 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार में स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? बताना है, बिहार में स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? 184 फीट, 189 फीट, 190 फीट, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, सभी का आंसर ऑलरेडी हम पहले ही करवा चुके हैं कि कोई ना कोई सेट में, तो आप लोगों को पता ही होगा, याद होगा। याद नहीं तो याद कीजिए, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये बिहार में जो स्थित है ना घंटाघर, ये कहाँ है, किस जिला में स्थित है। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, बिहार में स्थित घंटाघर की ऊंचाई जो है ना 198 फीट है। ठीक है, 198 फीट, और ये पटना जिला में है। ठीक है ना, बिहार की राजधानी पटना के पुराने सचिवालय परिसर में ये स्थित है घंटाघर। ये ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? थाने, माहे, कच्छ, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। विकल्प नंबर बी सही होगा। माहे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का एक जिला है। इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 9 वर्ग किलोमीटर है, और ये भौगोलिक रूप से देखेंगे ना तो ये केरल से घिरा हुआ है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे थाने के बारे में, तो ये महाराष्ट्र का बड़ा जिला है। ठीक है, और कच्छ तो जानते ही होंगे कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, कच्छ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था और किस राज्य से अलग होकर के बना था? ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? विकल्प में है 2 जून 2016, 2 जून 2014, 2 जून 2015, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 2 जून 2014। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस सवाल में बताइएगा आप लोग कि तेलंगाना का वर्तमान में राजधानी कहाँ है? ठीक है, तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, ये आप लोग को कमेंट करके बतानी है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प में है 24 दिसंबर, 20 अगस्त, 26 नवंबर, उपरोक्त में से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जिसे कहते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, है ना। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, 24 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा, 24 दिसंबर 1986 को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था। इसी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाकी 15 मार्च को याद रखिएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दोनों सवाल में अंतर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है, और एक पूछा जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो ये उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना विश्व वाला, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कहा जाए तो 24 दिसंबर होगा। तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं करना है, एग्जाम में गलती नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है तेलंगाना का पठार किस पठार का भाग है? तेलंगाना का पठार बताना है कि किस पठार का भाग है। विकल्प में है प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा तेलंगाना का पठार जो है ना ये दक्कन पठार का एक प्रमुख भाग है, ठीक है, और ये ग्रेनाइट और नीच से बना हुआ है, ये भी याद रख सकते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? बताना है कि किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। विकल्प में है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका गोदावरी। याद रखिएगा गोदावरी जो है ना इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। सवाल पूछा भी जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी ही है। और इसका उद्गम आप देखेंगे ना तो त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक जिला में महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र का नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है गोदावरी नदी। और इसकी कुल लंबाई आप देखेंगे तो 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। और ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, यानी कि कह सकते हैं कि इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की बंगाल की खाड़ी में है। और इसका देखेंगे तो इन राज्यों से होकर के बहती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के बहती है, यानी कह सकते हैं इसका जो बेसिन क्षेत्र है इन्हीं राज्यों में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे से विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये सब सेशन अच्छा लगा हो या फिर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।